हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास। तो आज जो हम बात करने वाले भाई, हमारे पास इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है और इसमें हम जो एक टॉपिक है नॉर्मली बोल सकते हैं, तुम्हारे पास चैप्टर हो, टॉपिक हो, कुछ भी हो सकता है। हम पढ़ेंगे आज की इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमी, ठीक है भाई, ये मेरे पास होता क्या है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे पास इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो कह रहे इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई। इकोनॉमी पास क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसमें हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेस है, स्केयर रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड है। देखो पहले हमें ना इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। हमारी दुनिया में दो टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। एक मेरे पास जो भाई अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड। दूसरी मेरे पास जो लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड चीज क्या है, जो फ्री में है, सनलाइट हो गई, हवा हो गई, ठीक है। फिर लिमिटेड क्या है भाई, मेरे पास जो चीज पैसे में मिलती है, मान लो कोई दुनिया में कोई सी भी चीज जो पैसे की मिलती है, ठीक है, वो लिमिटेड ही है। अगर अनलिमिटेड होती तो लोग उसके लिए पैसे क्यों देते, सनलाइट लेने के लिए कोई पैसा नहीं देता, ठीक है। तो क्या अनलिमिटेड है और ये बस भाई ये फ्री है, ठीक, ये लेकिन ये वाले फ्री नहीं है, ठीक है। तो जो चीज मेरे पास लिमिटेड है उसको हम बोलते हैं स्केयर। तो हमारी दुनिया में भाई बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि स्केयर है, ठीक, और मतलब कि बोल सकते हैं लिमिटेड है। तो ये सबके लिए लिमिटेड ही है, अंबानी हो कोई भी हो, सबके लिए चीज का भाई बस लिमिटेड ही होती है। तो वही कह रहे कि इकोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोस एक्टिविटी, भाई ह्यूमन एक्टिविटी बता चुका हूं मैं, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनेंशियल, दूसरी होती है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि पैसों से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो विच हमें कह इन विच दोस एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड, ठीक है भाई। जो ह्यूमन बींग की ऐसे मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसको स्टडी कहती है, of which they undertaken to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants. Simply बोलो भाई, economics is a branch of knowledge in which those activity of human are study थ्रू विच, ठीक है भाई, जिसके द्वारा क्या है कि जो अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमंस आर सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो सिंपली क्या बोलूंगा भाई, मेरे पास इकोनॉमी, मेरे पास एक ऐसा स्टडी का ब्रांच है, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा नॉलेज का ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है भाई कि सिंपली अगर मान लो कि बहुत ही आसान सी भाषा में बोल देना, जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम उनकी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरी करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मान लो किसी इंसान के पास 100 रुपए, ठीक, वो 100 रुपए से क्या कर सकता है, 100 रुपए से भाई उसके, चलो मैं ऐसा करूँ 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए से वो सोच रहा है भाई कल किसी दोस्त का बर्थडे है वहां चला जाए, सोच रहा फिर पार्टी करने चला जाए, ठीक। तीसरा सोच रहा है कपड़े ले ले, चौथा सोच रहा है भाई अपने भाई को कुछ गिफ्ट दिला दे, पांचवा सोच रहा है कि इसको बैंक में जमा कर दे, या फिर छठा सोच रहा है कहीं और जाकर खर्च कर दे, ठीक है। तो उसने ऐसे बहुत सारी चीज सोची। इसके लिए देखो पैसा तो लिमिटेड है भाई, ठीक है, जो पैसा क्या होता है लिमिटेड है, ठीक, पैसा लिमिटेड है, लेकिन इसके यूज क्या बहुत सारे, तो यूज बहुत सारे, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। हमारे पास जो भी स्केयर रिसोर्सेस होते हैं उसके हमेशा बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस बोलते हैं। तो वही मेरे पास क्या 1000 रुपए है, इसके मेरे पास क्या बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके मेरे पास क्या भी बहुत सारे यूज है। अब उसी की बात करते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास ये जो, अब इस 1000 रुपए से ये उस जगह जाके पैसा खर्च करेगा जो इसको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो इसको कपड़े लेने, तो कपड़े जाके ले लेगा, ठीक है। नॉर्मली बोले भाई इस पैसे से वो ऐसी जगह पे लगाएगा, तो इन पैसों को 1000 रुपए को ये उस जगह जाके लगाएगा जहां पे भाई इसके मन को संतुष्टि हो, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स मेरे पास एक ऐसे ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है, एक ऐसे ब्रांच ऑफ नॉलेज है इन विच दो एक्टिविटी ह्यूमन की, मतलब कि इंसान की उन एक्टिविटी को एक तरीके से मान लो स्टडी की जाती है, which they are undertaken, जो कि वो करते हैं, क्यों करते हैं, to acquire scarce means, फिर बोल सकते हैं scarce resources, scarce रिसोर्सेस को प्राप्त करते हैं, और क्यों करते हैं, to satisfy their unlimited wants। हर एक इंसान की इच्छा क्या अनलिमिटेड होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं तुम्हें अगर 1000 रुपए देता हूँ, ठीक है, एज अ फ्री दे रहा हूँ, कोई कंडीशन नहीं लिख रहा, ठीक, मैं तुम्हें 1000 रुपए दिए, क्या अगर मैं तुम्हें दोबारा से 1000 रुपए दूंगा तुम लोगे कि नहीं लोगे, भाई हर एक इंसान है लेगा लेगा। मैं तुम्हें दोबारा 1000 रुपए दे रहा हूँ तो दोबारा लोगे, जितने बार मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा तुम क्या उसको लेते रहोगे, लेते ही रहोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब सुनो भाई, अगली बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। भाई इंसान जो है उसके बिहेवियर का साइंस है, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन, एलोकेट करने का, देखो एलोकेशन का मतलब प्राप्त करना, क्या भाई एलोकेशन ऑफ स्केयर मींस, स्केयर मींस का मतलब क्या रिसोर्सेस है, ठीक है, जो चीज बहुत ही कम है ना हमारी दुनिया में उसी को हम बोलते हैं स्केयर रिसोर्सेस। अच्छा देखो मैं तुम्हें सिंपली बोल रहा हूँ, जब भी बोल दूंगा ना स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर रिसोर्सेस का मतलब तुम्हें समझ के चलना है पैसा, ठीक है। तो
इन सच अ मैनर, देखो कह रहे कि कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मींस द स्कोर रिसोर्सेज सच अ मैनर, कह रहे कि इस तरीके से दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, ताकि वो अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सके, ठीक है, अपनी इच्छा को अच्छे से पूरी कर सके। फिर प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। देखो भाई एक जो कंज्यूमर है वो अपनी जो भी, देखो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन अगर पूरा होता है तो वो खुश हो जाता है। जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो उत्पादन करता है, अगर उसका प्रॉफिट अच्छा होता है तो सेटिस्फाई होता है। जो सोसाइटी है, अगर उनका समाज में एक तरीके से उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, समाज में सब कुछ आता है, तो वो वहां पे संतुष्ट होता है। हम नॉर्मली बोले भाई इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पास एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर ह्यूमन की एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है, और वो ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं कि वो किस तरीके से इसके रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट मेरे पास है वो है कि स्केयरसिटी की बात करते हैं। स्केयरसिटी का मतलब क्या है, एक चीज का बहुत ही लिमिटेड होना, ठीक। तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, ठीक है, वो जितना तुम चाहते हो उससे तुम्हारे पास कम है। स्केयरसिटी का मतलब क्या है भाई, व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू वांट, ठीक है, जितना तुम चाहते हो उससे तुम्हारे पास कम है। फिर दूसरे शब्दों में बोले तो स्केयरसिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, जो भाई जो हमारे पास रिसोर्सेस है, इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्स। देखो हमारी दुनिया में लोग जितनी मांग करते हैं ना, उससे रिसोर्सेस कम है। देखो मैं तुमसे सिंपली बात बोल दूं, अगर हर एक इंसान हीरा चाहेगा, देखो हीरे की डिमांड ज्यादा, हीरे की कीमत ज्यादा क्यों है, हीरे की कीमत इसलिए ज्यादा क्योंकि हर एक इंसान उसको चाहता है, ठीक है, हर एक इंसान हीरा खरीदना चाहता है, इसलिए उसकी डिमांड क्या काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर इंसान हीरे को खरीदना ही नहीं चाहेगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी ही नहीं, ठीक। हीरे की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब कि मार्केट में हीरा कम है और उसको लोग चाहते ज्यादा है, इसलिए क्या है उसका प्राइस है। फिर अगली बात करते हैं चॉइस का मतलब क्या। देखो मैंने बोलता तुम्हारे पास 1000 रुपए है, ठीक है, तुम 1000 रुपए को बहुत सारी जगह खर्च कर सकते हो। तो अब भाई जितने भी मैं तो मान लो कि 4-5 जगह बताए थे कि तुम यहाँ पे पैसा खर्च कर सकते हो, उन सब में से चुन लेना, ठीक है, जहां जहां पैसा खर्च कर सकते हैं उन सब में से ये चुन लेना कि तुम्हें पैसा कहां पे खर्च करना है, उसी को हम बोलते हैं चॉइस। देखो चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। देखो भाई मेरे पास ना ये जो अल्टरनेटिव अवेलेबल थे, इन सब में से चुनने को ही हम क्या बोलते हैं, हम उसको चॉइस करना बोलते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद सुनो, फिर कह रहे कि इट इमर्स बिकॉज, भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेस आर स्केयर, जो हमारे पृथ्वी पे जो पैसा है, ठीक है, वो क्या बहुत ही लिमिटेड है। फिर अगली बात करते हैं रिसोर्सेस कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूज, और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उनके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, इसीलिए हमें क्या है चुनना पड़ता है कि भाई हमें पैसा कहाँ पे खर्च करना है। उसके बाद भाई हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो भाई अब मैं तुम्हें नॉर्मली बोल दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमें एक बात समझनी है भाई, एक मेरे पास शब्द है इंडिविजुअल, ठीक है, तुम्हें इसको समझना है इंडिविजुअल का मतलब क्या है। इंडिविजुअल का मतलब एक इंसान, एक ग्रुप, एक जैसे लोग, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे मान लो कि जितने भी चिकन खाने वाले लोग उसे बोल देंगे इंडिविजुअल, ठीक है। जितने भी देखो कोई अकेला इंसान उसको भी इंडिविजुअल बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, उसको भी हम इंडिविजुअल के अंदर ही गिन देते हैं, ठीक है। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज पढ़ी जाती है कि किस तरीके से एक इंसान उसका जो पैसा है उसको खर्च करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा जाता है किस तरीके से हमारे पूरे देश में जितने इंसान है अपने पैसे को खर्च करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बता दिया मैंने, ठीक। दूसरे पॉइंट में बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज देखी जाती है किस तरीके से एक जो इंसान है, देखो माइक्रो जो मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें दूसरा पॉइंट ये कि एक इंसान की इनकम कितनी है वो पढ़ते हैं माइक्रो में, ठीक है। और जो मैक्रो है, मैक्रो में पढ़ते हैं पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम कितनी है, ठीक है, मतलब कि जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। फिर अगली बात बोल दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेरे पास तीसरा पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये देखा जाता है एक जो पूरा पूरा देश है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक इंसान ने या फिर किसी एक तरह के इंसान ने, मान लो कि जितने भी हिंदू है जितने मुस्लिम है सब, ठीक, तो एक इंसान ने कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं पूरे हमारे देश में कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक, ये बात समझ आ रही है। फिर मैं अगला बोल रहा हूँ कि अगर चौथा पॉइंट बोल दूं भाई, ऐसा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं
कि हमारा जो पूरा पूरा देश है, उस देश के अंदर लोग अपने पैसों को ज्यादातर कहाँ, देखो जैसा माइक्रो में देखते हैं कि लोग जो है किसी एक जने के ऊपर स्टडी करते हैं कि एक जो इंसान है उसके पास अगर पैसा बढ़ता है तो क्या क्या करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान है, उसकी सैलरी पहले 5,000 थी, 5,000 से बढ़ के उसकी सैलरी 50,000 हो गई, तो अपने खर्चे का थोड़े से बढ़ा देगा वो। लेकिन अगर वही बोल दो कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, देखो अगर अकेले इंसान का पैसा बढ़ेगा तो उसको एक को लेकर चलेंगे, लेकिन मैं बोल दूं भाई कि हमारे पूरे देश का पैसा बढ़ा है, हमारे देश की जो इनकम हो गया बढ़ गई है, इसका मतलब है जीडीपी बढ़ गई है। जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, मतलब कि पैसा बढ़ गया, तो वो रोड पे, ठीक है, स्कूल पे, एजुकेशन वगैरह पे, हॉस्पिटल पे, इन सब पे खर्चा करती है। सिंपली बात बोलूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई एक जो इंसान है, हाँ भाई देखो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये पढ़ते हैं एक कोई सा इंसान है वो किस तरीके से अपना पैसा खर्च करेगा, मतलब कि उसमें सिंगल जने के बारे में पढ़ते हैं माइक्रो में। मैक्रो में हम पूरे पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं अपने। अब सुनो, तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसी एक लेवल पे, ठीक है, और एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, देखो किसी एक फर्म के बारे में, देखो कोई सा एक फर्म है, कोई सा एक बिजनेस है उसके बारे में, या फिर मान लो कि बहुत सारा एक ही जैसा बिजनेस है उसके बारे में, फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड किसी एक परिवार के बारे में, ठीक, और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और जो एक जैसे जितने कंज्यूमर है उन सब के बारे में, ठीक है, किसी एक जने के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर। फिर जो मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ द कंपनी एज अ होल, ठीक है भाई, वो क्या है, पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ता है, ठीक है। अब सुनो भाई, मैं इसके जो डिफरेंस है, तो पहले क्या रखी, माइक्रो इकोनॉमी फोकस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री, लेकिन मैक्रो की बात करते हैं फोकस ऑन द इकोनॉमी एज ए होल, पूरी पूरी इकोनॉमी पे ध्यान देता है। फिर एनालाइज स्पेसिफिक मार्केट, किसी एक मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं, किसी एक मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं। पहले तो पता होना चाहिए मार्केट क्या होता है। जैसे मान लो कि भाई एक दुकान यहाँ पे, दूसरी दुकान यहाँ पे, तीसरी दुकान यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, छठी यहाँ पे, ये मान लो हमारे पूरे भारत में सिर्फ 6 दुकान है, ठीक है। हम इस पूरी पूरी दुकान को, देखो मैं बोलूंगी सारी, देखो ये जो दुकान है ना, ये सब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कपड़ों की दुकान है, ठीक है, कपड़ों का पूरा पूरा मार्केट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे सबको अगर मैं एक साथ देखता हूँ ना, हम क्या बोलते हैं भाई, इसको मार्केट बोलते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मान के चलो कि एक सोनार की दुकान तुम्हारे घर के पास है, ठीक है, एक सोनार की दुकान मान लो कि मुंबई में, एक दिल्ली में, आगरा में, पंजाब में, ठीक है, ऐसे मैंने सोनार की दुकान बता दी, ठीक है, जगह जगह सोनार की दुकान मैंने बताई। तो ये जो मैंने जगह जगह सोनार की दुकान बताई है, अगर मैं इन सबको एक साथ देखूंगा ना, मैं बोलूंगा सोने की मार्केट है, ठीक है, गोल्ड मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक। तुम कभी देखोगे जितनी कीमत तुम्हारे यहाँ के दुकानदार की होगी ना, वही सेम कीमत तुम्हारे गाँव में जो दुकानदार है उसके पास भी होती है सोने, वरना भाई बहुत ज्यादा स्मगलिंग करेंगे वरना लोग। अगर कीमत अलग अलग होगी ना, यहाँ से सस्ता खरीदेंगे, गाँव में जाके महंगा बेच देंगे, ऐसा होता है, ठीक। अब सुनो, हाँ भाई, तो कह रहे कि एनालाइज द स्पेसिफिक मार्केट एंड बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है, किसी भी एक मार्केट में जो भी बायर और सेलर है उन सबके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक है, एनालाइज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, हमारे पूरे इकोनॉमी में जितने भी प्रॉब्लम है उन सब के बारे में, हमारे पूरे देश के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। फिर ये कह रहे कि एग्जामाइन सप्लाई एंड डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंदर हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या पढ़ते हैं भाई, इसमें नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, देश में महंगाई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। लेकिन अगर इसके बारे में बात इसमें थोड़ा सा आगे, भाई स्टडी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, किसी एक इंसान, कोई एक इंसान वो कैसा डिसीजन लेता है उसके बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें डिसीजन करेंगे, स्टडीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, पूरे पूरे देश के बारे में जो भी सबका जो डिसीजन है उसके बारे में देखते हैं। फिर प्रोवाइड इंसाइट इनटू इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल, भाई इसमें क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब कि किसी एक इंसान के जो लेवल पे उसको देखते हैं। फिर डील विद द एग्रीगेट वेरिएबल, भाई देखो हमारे पूरे भारत में, पूरे इकोनॉमी में जितने भी वेरिएबल हैं सबको देख के चलते हैं, ठीक है। फिर हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ प्राइस क्वांटिटी, प्राइस मतलब कीमत की उसी पे भाई कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर, एक जो कोई कंज्यूमर है
वो कैसा बिहेव करता है, उसके पास पैसा बढ़ता है या कम होता है, तो ठीक है। अगर कि आर डिटरमाइन इन स्पेसिफिक मार्केट, ठीक है, ये सारा भाई किसी एक जनों के बारे में पढ़ा जाता है। फिर हेल्प करेंगे, हेल्प्स अंडरस्टैंड द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कारण है, उस कारण का क्या क्या परिणाम निकला है। ऑफ फ्लैक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल चल रही होती है, कभी कभी बिजनेस बहुत ही तेज चलता है, कभी बहुत स्लो चलता है, इन सब के बारे में बताता है, ठीक है। फिर अगला के पास है कह रहा है गाइड्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्सेस एलोकेशन। भाई ये क्या समझाता है कि एक इंडिविजुअल को अपने इकोनॉमिक डिसीजन मतलब कि पैसों से रिलेटेड डिसीजन कैसे लेना चाहिए, लेकिन ये कहता है गाइड करता है पॉलिसी मेकर इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। देखो इसमें जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं उन सबको समझाता है भाई तुम्हें कैसे कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर ये कह रहे कि नैरो स्कोप ऑफ एनालिसिस है, इसमें नैरो को पता है बहुत ही छोटा, ठीक है भाई, बहुत ही छोटे लेवल पे इस पे पढ़ाई की जाती है, लेकिन इसमें क्या बहुत ही ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉडर स्कोप ऑफ एनालिसिस, इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे मान लो कि पूरे देश में कितनी इनकम हुआ है, पूरे देश में कितना खर्चा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। फिर माइक्रो इकोनॉमी फैक्टर अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमी आउटकम, जो माइक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या है कि भाई मैक्रो को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जब ये पास करेगी मैक्रो लेवल वेरिएबल इम्पैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन। देखो जो माइक्रो इकोनॉमी है ना, जो उसके जितने भी फैक्टर है, जैसे मान लो कि छोटे मोटे चीज का प्राइस बढ़ जाना, तो वही सब चीज माइक्रो इकोनॉमी फैक्टर अफेक्ट माइक्रो इकोनॉमी आउटकम, ठीक। जो माइक्रो इकोनॉमी से के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सब मैक्रो इकोनॉमी पे फर्क डालती है, ठीक है। और जो मैक्रो लेवल पे जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल पे जितनी भी चीजें होती है, मान लो कि खर्चा का बढ़ जाना, खर्चा कम हो जाना, भूकंप आ जाना, ठीक, ये सब चीजें, भूकंप में लॉस वगैरह होता था ना, तो उससे जो भी लॉस होते हैं वो सारे उन सब के इम्पैक्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमी के डिसीजन पे जाता है। मान लो कि भाई सरकार ने सोचा इस बार टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो माइक्रो लेवल के लोग हैं, उन सब पे क्या है फर्क पड़ता है। अब सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सुनो, तो पॉजिटिव एंड जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है इसके बारे में बात करते हैं। पहले भाई देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है। देखो भाई पॉजिटिव इकोनॉमी नॉर्मली बोले मेरे पास किसी भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई नॉर्मली क्या बोल रहा हूं मैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इशू, ठीक है, रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, जो इन सब से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होते हैं उन सब के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इट डील विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन स्टडी बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। देखो भाई इसमें ना हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो कि किसी डाटा के बेस से बोला जाता है, बोलने फैक्ट्स एंड फिगर, इसका मतलब कि ये नहीं कोई बनाई हुई बातों बोल दिया, ठीक, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, देखो पहले पास्ट का एग्जांपल देता हूं एक बार। यहाँ पे कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री वॉज 4% इन 2020, ठीक है। 2020 में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी भाई, मतलब कि 4% थी, मतलब कि बोलते हैं ये पास्ट की बात है। फिर कह रहे जीडीपी ग्रोथ वाज 3% इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2019, ठीक है। भाई 2019 में क्या है कि जो 2019 में देखो पहला क्वार्टर क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, तो इस महीने में भाई हमारे पास क्या है कि जो जीडीपी ग्रोथ थी वो क्या बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर कह रहे कि इन्फ्लेशन रेट वाज 2.5 इन 2018, 2018 में हमारे देश की इन्फ्लेशन क्या थी भाई 2.5% थी। मतलब इतनी महंगाई क्या बढ़ गई थी। इतनी महंगाई बढ़ने का मतलब अगर कोई सा सामान 10 रुपए का पहले मिलता था वो सामान 12.5 रुपए का मिलता है, ठीक है। अब तो वही वाली बात कह रहा भाई, देखो ये सारे क्या मेरे पास पास्ट से रिलेटेड है, आज मान लो 2023 है, आज से पहले से रिलेटेड है ना ये तो। फिर प्रेजेंट की बात करते हैं, देखो प्रेजेंट द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंक्रीज बाय 10% ओवर द पास्ट मंथ। देखो इस महीने के मतलब पिछले मंथ से, मतलब कि ना जो पिछले मंथ से अब तक आज जो है ना, जो मैं कह रही जो मार्केट स्टॉक है, मतलब स्टॉक मार्केट है वो क्या 10% मेरे पास क्या बढ़ गया है, ठीक है। मतलब कि सबको प्रॉफिट कितना 10% का हो गया। फिर एक्सपोर्ट अभी कह रहे एक्सपोर्ट्स हैव राइजन बाय 5% दिस ईयर। भाई इस साल क्या हमारे देश ने ज्यादा ही एक्सपोर्ट किया, मतलब कि अदर कंट्री में हमने क्या ज्यादा सामान बेचा है। फिर द लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन रेट करंटली स्टैंड 65%। भाई हमारे देश में लेबर फोर्स कितनी है, मतलब 65% है, मतलब 65% लोग क्या है भाई इतने लेबर है हमारे देश के अंदर। फिर अब फ्यूचर की बात करते हैं, देखो कह रहे कि इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट अ 2% इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग नेक्स्ट। देखो भाई जो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ऐसा बना है जिसमें सोच रखा है जो कंज्यूमर ना क्या है कि 2% ज्यादा
2% ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे अगले साल, ठीक है, वैसा प्लान बनाया होगा। फिर दूसरा, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्वेस्ट क्या रहेगी, हाँ भाई, $1 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। देखो भाई, जो गवर्नमेंट है उसने क्या सोचा है कि 1 बिलियन से ज्यादा पैसा, मतलब $1 बिलियन से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, मतलब कि रोड वगैरह बनाने में, डैम्स वगैरह बनाने में, इन सब पर खर्च करते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड है ना। फिर अगली बात करते हैं भाई, फोरकास्ट कह रहा है, फोरकास्ट सजेस्ट अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, ठीक है भाई, फिजिकल ईयर। इसका मतलब है, देखो भाई, पिछले साल के अकॉर्डिंग ना अपना जो फ्यूचर आने वाला है, ठीक, फ्यूचर में क्या करेंगे भाई, जो मेरे पास इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कम कर देंगे, ये बता। तो ये सारी बात का फ्यूचर के बारे में तुमसे अगर नॉर्मली बोला जाए ना भाई, देखो जो मेरे पास पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी हमारे पास क्या करती है भाई, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डाटा है उन सब के बारे में क्या स्टडी करती है, ठीक है। तो भाई पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया और क्या फ्यूचर, इन तीनों से रिलेटेड जो भी हमारे पास डाटा होते हैं उसके बारे में हम क्या स्टडी करते हैं। फिर देखो भाई, अब इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखो पहले करते हैं जो ऑब्जेक्टिविटी क्या रहेगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड, देखो भाई बस ना इतना लिखना, ठीक, तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, पहला, ये तुम्हारा पहला पॉइंट है। फिर अगली बात है डिस्क्रिप्टिव, कह रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट इज और व्हाट हैज हैपेंड इन द इकोनॉमी विदाउट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास है, इसका मतलब मेरे पास ये होता है, जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो हमें ये बताती है कि वो अभी क्या चीज है और मतलब कि पहले क्या चीज थी, ठीक है, और फिर जाके क्या है, देखो मतलब अभी क्या चीज है, पहले क्या चीज थी और आगे जाके क्या होगा, इन सब के बारे में बताती है। ये किसी का ओपिनियन नहीं बताती, किसी के मुंह के बोली बातें नहीं बताती, ये डाटा के हिसाब से बोलती है, ठीक है। तो कहते हैं कि विदाउट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, भाई किसी के इसमें विचार नहीं लेते उसके अंदर। फिर तीसरी बात कर दूं, टेस्टेबिलिटी, मतलब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू एम्पेरिकल टेस्टिंग एंड कैन बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस। देखो भाई इसमें क्या होता है, ये ना किसी की मुंह की बोली हुई बातें नहीं है, ये हमेशा सबूत के साथ बोलते हैं कि भाई इस डाटा के हिसाब से ये है, इस डाटा के हिसाब से ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक। चौथा पॉइंट कह रही भाई एग्रीमेंट है, द पॉजिटिव स्टेटमेंट एम टू अचीव द हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग इकोनॉमिस्ट और ऑब्जर्वर। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनका एम क्या होता है, टू अचीव हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कि जिसपे भाई देखो ये ना सब इन बातों पे सबको एग्री करवा देते हैं जो डाटा के हिसाब से है, ठीक है। जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैं बोल दूं आजादी के ठीक बाद हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, अब मुंह के बोलने की बात तो है नहीं भाई, डाटा में लिखा हुआ है कि भाई हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा ही थी इस टाइम, ठीक है। तो ये सब क्या है, एविडेंस के वगैरह के बेस से बोलते हैं। फिर अगली बात करते हैं, हाँ भाई कह रहे कि वैल्यू फ्री है, मतलब कि इसमें ना किसी के मुंह की बोली बातें नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं देते इसमें। पॉजिटिव स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिव वैल्यू, जजमेंट, मॉरल असेसमेंट और पर्सनल प्रेफरेंस। देखो भाई इसमें ना तो किसी की मुंह की बोली बातें लेते हैं, ना ही किसी की जजमेंट लेते भाई कि मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हो गया, इसको जजमेंट नहीं लेते। और कह रहे कि मॉरल असेसमेंट, इसका मतलब भाई मतलब कि किसी वो तो नहीं, हाँ भाई कोई सच बोल रहा है तो सच के हिसाब से मान ले, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। और पर्सनल प्रेफरेंस, किसी की पर्सनल बातें, किसी की पर्सनल सजेशन, ये सब कुछ नहीं लेते, सिर्फ डाटा के बेस पे बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ठीक है। फिर जो अगला मतलब कह रहा है प्रीडिक्टिव है, इसका मतलब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन और फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक इवेंट और आउटकम। देखो भाई इसमें बता रखा है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो क्या है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई अगर इस तरीके से हमारे देश में धीरे धीरे लोग अच्छे से पढ़ते रहे और अगले अगले लेवल पे आते रहे तो हमारा देश का काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। फिर अगली बात करते भाई मैं उसका नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट डू नॉट, हाँ भाई, डू नॉट प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक पॉलिसी और कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो भाई इसमें क्या है ना भाई, कोई सी भी चीज में पास ना प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होती, पहले से कुछ इन्हें किसी ने बना के बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट डू नॉट प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक पॉलिसी, भाई किसी एक पॉलिसी के बारे में बात नहीं करती, करिए, और कोर्सेज ऑफ एक्शन, और किसी एक एक्शन के बारे में बात नहीं करती, ये सब कुछ को देखते हुए बताती है भाई कि लास्ट में तुम्हारा ये निर्णय निकला। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि आजादी के टाइम पे भाई बहुत सारे लोग गरीब थे, इसका मतलब कुछ लोग अमीर भी थे उस टाइम भी, ठीक है, ये वाली बात है।
भाई नेक्स्ट मेरे पास इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या बोलता है कि व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए ये बताता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक ऑफ व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, मतलब कि क्या होना चाहिए हमारे देश में उसके बारे में बात करता है। तुम इतना लिख दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आगे बता रहा हूँ। इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, जो भी अर्थशास्त्री होते हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे देश के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ये किससे डील करता है, जो भी हमारे देश में इकोनॉमिक इशू है या फिर कोई से भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो किसी के विचार के हिसाब से बोलते हैं। मान लो कोई एक इकोनॉमिस्ट है, एक कोई सा इकोनॉमिस्ट है, एक कोई अर्थशास्त्री है, उसने बोला कि हमारा देश जिस तरीके से आगे जा रहा है, आगे जाके जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये बोला, ये किसी का ओपिनियन बताता है। अब इसका एग्जांपल देख लो। देखो मेरे पास क्या है कि देखो पहला मेरा ध्यान रखे चलना, इसमें क्या व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए वो पढ़ते हैं इसके अंदर। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्स ऑन द वेल्दी टू रिड्यूस इनकम इक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर कि क्या चीज होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए वो बता रहा है कि गवर्नमेंट को क्या भी टैक्स वगैरह इंक्रीज करने चाहिए, ठीक है, ऑन द वेल्दी, ठीक है, किसके, जो अमीर अमीर लोग हैं। क्यों, ताकि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको हम क्या खत्म कर सके। किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत ही कम है, और ऐसा कर भी रखा है भाई। देखो जिस इंसान की इनकम 10 लाख से ऊपर है ना, इस पर 30% टैक्स लग जाता है। समझो सिर्फ 7 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ 7 लाख रुपए मिलेंगे, कुछ नहीं होता। फिर अगली बात करते हैं भाई, कह रहे कि मिनिमम वेजेस लॉ शुड बी अबॉलिश्ड टू अलाउ मार्केट फोर्स टू डिटरमाइन वेजेस। देखो भाई कह रहे हैं जो सबसे कम जो है ना, बोलते हैं कि भाई कम से कम इतनी दिहाड़ी होनी चाहिए, इन चीजों को हटाना चाहिए ताकि मार्केट के हिसाब से लोगों को उनके हिसाब से पैसे मिल सके। ऐसा बोलते हैं भाई एक कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा है उसको इतनी सैलरी दो, इतना पढ़ा लिखा उसको इतनी सैलरी दो, ये सब चीज हटानी चाहिए, ठीक। जितना लोगों को आता है उसके हिसाब से उन्हें सैलरी देनी चाहिए, ठीक, मार्केट की डिमांड के हिसाब से। हम बस वही पढ़ रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात मेरे पास है, पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी प्रायोरिटाइज टूवर्ड्स एजुकेशन। देखो भाई जो पब्लिक जो पैसा खर्च करती है ना, वो क्या है कि एजुकेशन और जो क्या है कि हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर रेदर देन डिफेंस। देखो सुरक्षा से ज्यादा एजुकेशन और क्या भाई हेल्थ केयर, इन सब पे खर्चा करना चाहिए। ये नहीं कि तुम डिफेंस के सामान बनाए जा रहे हो, फौज वगैरह भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भाई इसकी बात करते हैं, अगली जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। पहला सब्जेक्टिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन। भाई तुम्हारा पहला पॉइंट बन गया, ये क्या है तुम्हारे मतलब किसी के भी पर्सनल ओपिनियन के बेस पे होता है। बोलता है भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई कि जो योगी आदित्यनाथ है उसको एक तरीके से मानो हमारे देश का पीएम बनना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या भी नॉर्मली बोले, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मेरे ओपिनियन है। फिर वैल्यू बेस्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होता है, किसी के द्वारा बोली गई बातें होती है। फिर भाई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सजेस्ट और रिकमेंड स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, किसी के द्वारा सजेस्ट किया होता है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई इसको सजेशन देता है, कोई अपने विचार देता है। फिर अगर मेरे पास जो भाई कॉन्ट्रोवर्शियल है, कह रहे कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू डिसएग्रीमेंट और डिबेट। देखो भाई कोई सी डिबेट होती है, उस डिबेट में से कुछ हल निकल के आता है, उस हल के हिसाब से हम बोलते हैं भाई ऐसा होना चाहिए। मतलब इसमें ना कोई बहस कर रहा है, बहस करते करते एक हल निकला कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज बोलते हैं हाँ भाई इस तरीके से काम होना चाहिए। इसमें कोई डाटा के बेस पर नहीं होता, लोगों के विचार होते हैं, बस इतना ध्यान रख के चलना है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी, तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट प्ले अ रोल इन शेपिंग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। देखो भाई इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब एक ना रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, शेपिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब है भाई इकोनॉमिक पॉलिसी को इस तरीके से बनाना जिससे कि देश थोड़ा अच्छे से चल पाए। फिर भाई इसके ना 5 पॉइंट बहुत है, उसके बाद देखते हैं इसके आगे। इसका जो डिफरेंस है ना, ये रहा भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, ठीक है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, इसमें मैं सारी चीज बता चुका हूँ। इसको तुम पढ़ोगे तुम्हें सारा अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिस तरीके से भी लेना है तुम्हें, ये सारा बस तुम्हें पढ़ना है, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमी के बारे में करते हैं। इकोनॉमी मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अर्न देयर लिविंग का मतलब है खुद को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाते हैं, ठीक है।
फिर भाई मेरे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, और बातें समझो मेरे पास क्या है। देखो भाई, सबसे पहले चीज मान लो मैं तुमसे बोल दूं, पहले मेरे पास है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। फिर अगले पास है अमेरिका। तीसरा मेरे पास है इंडिया। भाई तीन अलग अलग देशों के नाम लेके, ठीक है। तीनों देश की इकोनॉमी क्या अलग अलग है। सबसे पहला भाई मैं बात कर दूं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया हमारे पास ऐसा देश है जहां पे कोई सा भी तुम काम करोगे सब कुछ सरकार से पूछ के करना होता है। अमेरिका तुम्हारे पास एक ऐसा देश है जहां पे तुम कोई सा भी काम करो सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें पूछते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अमेरिका देखो, इंडिया में क्या होता है भाई, इंडिया में आधी चीज है ऐसी है जिनको सरकार से पूछना पड़ता है, आधी चीज ऐसी जिसमें सरकार से नहीं पूछना पड़ता, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है, देखो यहाँ पे सब कुछ सरकार के कंट्रोल में, यहाँ पे सब कुछ जनता के कंट्रोल में, यहाँ पे आधा सरकार के कंट्रोल में, आधा जनता के कंट्रोल में। तो इस वाले को देखो, नॉर्थ कोरिया को हम बोल देंगे कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है, कंट्रोल इकोनॉमी। इसे बोल देंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी। और जो मेरे पास जो इंडिया का है, ठीक है, इसे बोल देंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसे क्या बोल देंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। आप सुनो तो भाई, अगली बात बोल रहा हूं मैं कि दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में जितने भी असेट्स वगैरह हैं, जो भी संपत्ति है, वो सारी सरकार के कंट्रोल में होती है। अमेरिका में जितनी भी संपत्ति, जितने भी रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, ये सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सब क्या है, किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं। इंडिया में बात करते हैं भाई, देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया के अंदर देखो, इंडिया में कुछ कुछ चीजें सरकार के कंट्रोल में, कुछ कुछ चीजें जो प्राइवेट लोग हैं उनके कंट्रोल में। जैसे मान लो भाई, जो टूल टैक्स, जैसे मान लो फ्लाईओवर है, ठीक है, फ्लाईओवर हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में। लेकिन रेलवे की बात करते हैं, ठीक है, और कुछ जो बड़े बड़े रोड है उनकी बात करते हैं, वो सरकार के हाथ में। तो यहाँ पे क्या भाई, आधी चीज प्राइवेट लोग के कंट्रोल में होती है और आधी चीज जनता के कंट्रोल में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, देखो अपने आप सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई कह रहे कि एलोकेशन रिसोर्सेज, कह रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल एंड एलोकेट रिसोर्सेज। भाई कंट्रोल इकोनॉमी में क्या होता है, अच्छा कंट्रोल को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं। तो कह रहे भाई गवर्नमेंट कंट्रोल है एंड अभी कह रहे कि एंड एलोकेट रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, जितने भी रिसोर्स है सारे कभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखो यहाँ एलोकेट रिसोर्सेज मतलब कि अगर हमें कुछ भी चाहिए ना, वो किस पे डिपेंड करता है, अगर हमें कुछ भी खरीदना है तो वो डिपेंड करता है भाई कि मार्केट में डिमांड किस चीज की चल रही है, ठीक। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, जिस चीज की डिमांड होती है वही प्रोड्यूस करते हैं। तो नहीं कि समाज के भला के लिए करते हैं, वो समाज के भले के लिए कुछ भी नहीं करते, वो क्या है भाई, सिर्फ अपना फायदा देख रहे होते हैं। फिर अगर इसकी बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट एलोकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, दोनों को मिक्स कर देते हैं। एक तो मेरे पास क्या है, जो कंट्रोल इकोनॉमी और जो फ्री इकोनॉमी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आता है। इसका देखो सिंपली मतलब है कि अगर किसी रिसोर्सेस को हमें प्राप्त करना है, यहाँ पे सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा। इसमें क्या होगा भाई, जो कोई प्राइवेट लोग है, ठीक है, मतलब कि मार्केट बोला कि सप्लाई एंड डिमांड, मतलब कि मार्केट में जिस चीज की जरूरत ज्यादा होगी उसके ऊपर होगा। फिर मिक्स्ड, अगर मैं बात करूं भाई मिक्स्ड इकोनॉमी की, इसमें कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में, कुछ क्या प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट भाई कह रहे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। भाई बहुत सारे डिसीजन, देखो जितने भी डिसीजन है ना वो ज्यादातर सरकार लेती है। फिर अगर इसमें बात करते हैं, जो मेरे पास दूसरा वाला है, मतलब कि इसको बोलते हैं भाई फ्री मार्केट। तो इसमें क्या है, इसको बोलेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई इसमें कहता है सरकार ना बहुत ही कम मतलब रखती है, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसका मतलब सरकार बहुत ही कम मतलब रखती है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन स्पेसिफिक एरिया, कुछ कुछ एरिया में, सच एज रेगुलेशन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है भाई। सरकार क्या सिर्फ कुछ कुछ चीजों में अपना वो मतलब अपनी टांग अड़ाती है, वरना और किसी से मतलब ही नहीं है। फिर अगली बात करते हैं ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अगर बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड में, उसके सेंट्रली प्लान्ड है, ठीक है, ये क्या भाई, इसको जो बोलते हैं मतलब ये फ्री इकोनॉमी है, और ये मतलब मिक्स वाली। अब देखो अगर बात कर दूं भाई ऑनरशिप की, तो इसमें क्या होता है, जो ऑनरशिप है गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है,
कंट्रोल ओवर रिसोर्स हमारे पूरे देश में होता है कि जैसे मैंने बोला नॉर्थ कोरिया, उसमें जितने भी चीजें उसमें सबका कंट्रोल इसका भाई वहां की सरकार का है। फिर यहाँ पे किसमें होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का, जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके हाथ में, एंड बिजनेस ऑन कंट्रोल रिसोर्स। देखो इसमें देखो या तो कुछ कुछ जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास होगा, या फिर जो कुछ कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके पास हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज है उनका कंट्रोल होगा। इसमें क्या भाई मिक्स होगा, पब्लिक के भी होते हैं और प्राइवेट ऑनरशिप भी होती है। कुछ कुछ चीजें पब्लिक के हाथ में होती है और कुछ कुछ चीजें क्या भी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में भी होती है। फिर अगर बात करें प्राइस मैकेनिज्म, भाई इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिटरमाइन प्राइस एंड सेट प्रोडक्शन टारगेट। ठीक है भाई, इसमें क्या जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि कितना प्राइस होना चाहिए और कितना सामान बनाना चाहिए। उसके बाद इसमें प्राइस डिटरमिनेशन बाय द सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट में अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इसका मतलब क्या है, प्राइस कम होगा। और अगर मेरे पास कभी सप्लाई कम है और प्राइस डिमांड क्या है, ज्यादा है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, मतलब कि मार्केट में वो सामान है ही नहीं लेकिन लोग क्या उसकी बहुत डिमांड करें तो प्राइस क्या है और ज्यादा हो, तो प्राइस ज्यादा होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा। क्यों, देखो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई हमारा देश है, ठीक है, देश में क्या है कि मैं बोल दूं, जो मैं कहता चलो प्याज की बात करते हैं, ठीक है, प्याज हमारे देश में क्या बहुत ही कम है। ठीक, जो प्याज है अनियन हमारे देश में क्या बहुत ही उसकी डिमांड मान लो कि देखो मैं पहले ऐसा बोल रहा हूँ, पहले मैंने सप्लाई बहुत ज्यादा है उसकी और डिमांड कम है। सप्लाई मतलब कि मार्केट में प्याज बहुत सारा लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे तो उसका प्राइस क्या कम हो जाएगा ताकि लोग खरीदे। दूसरी बात कर दूं भाई कि अगर मेरे पास जो है सप्लाई कम है मतलब मार्केट में प्याज है ही नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, लोग ज्यादा मांग रहे हैं तो प्राइस का हाई होगा। नॉर्मली बोल सकते हैं जब भी सप्लाई और डिमांड की बात चल रही होती है ना, ठीक है, सप्लाई और डिमांड की बात इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। ठीक है, तो मार्केट फोर्स इसमें मतलब प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट मे बी रेगुलेटेड इन सम सेक्टर। देखो भाई कुछ कुछ सेक्टर में सरकार बोलती है, जैसे मान लो कि खाने पीने की चीज जो बेसिक चीज है उस पर सरकार का कंट्रोल होता है, और भाई बहुत सारी चीज क्या है उसमें क्या होता है मार्केट फोर्स काम आता है। ठीक है, जो मार्केट फोर्स है वो काम आती है, डिमांड एंड सप्लाई। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास है उसको बोलते हैं कंपटीशन की बात करते हैं, क्या लिमिटेड कंपटीशन एंड मोनोपोली आर कॉमन। देखो भाई यहाँ पे क्या लिमिटेड कंपटीशन होता है, सरकार से कौन टक्कर लेगा। ठीक, मोनोपोली का मतलब है एक जने का राज, एक सरकार का राज चलता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता है। तो तुम अमेरिका में जाओ ना, एक से एक कंपटीशन है। ठीक, मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, देखो कह रहे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और परस्यूट सेल्फ इंटरेस्ट। देखो भाई अमेरिका के अंदर क्या होता है, भाई हर एक इंसान क्या अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में ना एक से एक अच्छे अच्छे सामान बनाता है। तुम देखो अमेरिका, अगर देखो तुम अमेरिका वगैरह में जाओ तो वहां पे क्या एक से एक कार मिलेगी। वो क्या है कि मान लो कोई नई मॉडल की कार आई, अब दूसरी कंपनी देखा उससे अच्छा निकालेगी, तीसरी कंपनी देखा उससे अच्छा निकालेगी। तो हर बार जो नई नई कंपनी आती रहेगी वो क्या करती है भाई, देखो हर एक कंपनी ना पिछले जो एक कोई कार निकाल चुका है उससे अच्छा मॉडल निकालती है। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है। फिर इसमें भाई फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड रेगुलेटेड सेक्टर। देखो कंपटीशन भी होता है यहाँ पे, ठीक, और क्या भाई गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड भी किया जाता है। उसके बाद होता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भाई कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट। अगर कुछ भी तुम नई चीज बनाओगे ना, देखो इसमें इनोवेशन की बात चलिए। इनोवेशन का मतलब क्या है, इनोवेशन का सिंपली मतलब है कि भाई देखो ऐसा जो मेरे पास क्या है कि इनोवेशन कोई सी नई चीज बनाई तो उस पर मान लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चलो कोरोना की वैक्सीन बना दी तो उस पर कंट्रोल इसका है सरकार, भाई सरकार ने बनवाया है। ठीक है, फिर इसमें क्या है मार्केट इंसेंटिव है, कह रहे कि इनकरेज एंड ड्राइवन बाय मार्केट इंसेंटिव। कुछ भी अगर इनोवेशन होता है ना, मतलब कोई भी नई चीज बनती है तो उसमें मार्केट में कोई ना कोई एक इंसान ही बनाता है। मान लो कि इलोन मस्क है, उसने क्या है भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना दी है, ये किसके बेस पे हुआ है भाई, मार्केट फोर्स वगैरह के बेस पे हुआ है। ठीक है, मतलब कि लोग देखते हैं भाई एक से एक कंपटीशन बढ़ाना है तो उस चक्कर में हुआ। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट ड्राइवन इनोवेशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। देखो इसमें ना जो क्या होता है कॉम्बिनेशन किसका, मार्केट का, ठीक है, और गवर्नमेंट का, दोनों के सपोर्ट से कुछ भी इनोवेशन करते हैं। जैसे मान लो कि भाई हमारे देश में जो वैक्सीन बनी थी तो प्राइवेट का भी हाथ था, सरकारी का भी हाथ था, दोनों का हाथ था। अगली बात करते भाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे बांटने की बात करते। देखो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हमारे देश में जो भी पैसा वगैरह कमाया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, मतलब कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा जाता है या गरीब लोगों के पास ज्यादा पैसा जाता है। तो ये वाली बात चल रही है, जनरली एम्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो यहाँ पे क्या तो सरकार भाई चाहती है कि हर एक इंसान के पास ना बराबर बराबर पैसा चला जाए। ठीक है, फिर अच्छा देखो बराबर पैसा कैसा जाएगा, जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लो और गरीब लोगों को पैसा बांट दो। ठीक है, मतलब गरीब लोगों की थोड़ी सहायता कर दो। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवन बाय मार्केट फोर्सेस
लीडिंग टू इनकम डिसएबिलिटीज। इसका मतलब देखो नॉर्मली क्या है भाई, जिसने जितना पैसा कमाया ना वो उसी के पास रहेगा। ये नहीं कि हाँ भाई सरकार से टैक्स लेगी और दे देगी। अमेरिका वगैरह में टैक्स वगैरह ज्यादा नहीं होते, ठीक है। फिर कह रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एड्रेस इनकम इनइक्वालिटी। देखो इसमें क्या होता है भाई, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत हाथ होता है ताकि गरीब लोग ही मदद कर पाए। फिर एग्जांपल ले लो उसका भाई, कह रहे कि देखो कह रहे कि फॉर्मर सोवियत यूनियन, मतलब कि सोवियत प्रणाली है ना, और उसका नॉर्थ कोरिया, ये दो जगह मैंने नाम बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हांगकांग यहाँ पे होगा, ठीक। यहाँ की बात करते हैं, स्वीडन है, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सब पे ऐसा होता है। लेकिन भाई इंडिया के अंदर भी मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। अगर देखा जाए ना इंडिया के अंदर क्या मिक्स इकोनॉमी है, इसे ध्यान रख चलना। फिर देखो भाई, अब तुम्हें एक बात समझ रही है, तुम्हें ना इस वीडियो को मान लो भाई 2 से 3 बार देखना है। वीडियो 2-3 बार क्यों देखनी है, नॉर्मली 1 शॉट वीडियो है, तुम्हें हर एक चैप्टर की ना एक एक वीडियो मिलेगी, ठीक। उसमें क्या होगा देखो, अगर भाई कोई भी ना डिटेल वीडियो चाहता है तो भाई इसको पेड क्लास की लेनी पड़ती है, ठीक है। तुम्हें करना क्या, जितनी चीज मैंने बताई है इन सबको तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने के बाद देखो 2-3 बार वीडियो देखो, जितने नोट्स हैं सारे के सारे तुम्हें क्या भाई लिख लेने। और किसी को नोट्स का पीडीएफ चाहिए वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं तुम्हें उसके लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।